इरशादुल हक साहब, क्योंकि आप बिहार में बैठे हुए हैं, जो ब्रजेश जी ने एक चीज कही कि वोट कटवा साबित होंगे, सर कितने तैयार हैं प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर तैयार दिख रहे हैं? उनकी क्या तैयारी है? या फिर जो बात वोट कटवा वाली कह रहे हैं वो केवल उनकी भूमिका उतनी ही होने वाली है? इरशादुल साहब। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्रजेश जी से मुख्तलिफ राय रखते हैं। एक अच्छा डॉक्टर जो है, एक अच्छा टीचर भी हो, ये कोई जरूरी नहीं। इस निसंदेह प्रशांत किशोर ने अपनी भूमिका एक चुनाव रणनीतिकार के रूप में अच्छी दिखाई है, और उनके बायोडाटा में उस तरह की पहचान है उनकी कि वो एक सफल रणनीतिकार के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बना ली है। लेकिन एक राजनेता भी वो बन सकते हैं, इसकी परीक्षा पिछले 9 महीना से वो दे रहे हैं, जिसमें मुझे कहीं से किसी भी तरह की कोई सफलता मुझे नहीं दिख रही है। लगातार 8 महीने से उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों में खास तौर पे उन्होंने भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट को चुना, और भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट में जो उन्होंने सफर अभी तक तय किया है और उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इस दौरान उन्होंने कोई भी छाप नहीं छोड़ी है। उनके साथ साथ वो मैं अभी पटना में बैठा हूं और वो मेरे गांव की तरफ भी गए हैं या और अलग अलग जिलों में गए हैं, तो वहां पे मैंने ये देखा है कि एक पहचान बन रही है, लेकिन एक रणनीतिकार, एक राजनेता के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखा। अब आइए जरा देखते हैं कि उन्होंने जो बातचीत की है, जिस तरह से जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, उस मुद्दे में उनकी राजनीतिक विचार की पहचान परिभाषित होती चली जा रही है। जैसे वो सीधे तौर पे ब्रजेश जी ने जो कहा कि नीतीश को टारगेट कर रहे हैं और लालू प्रसाद और उनके बेटों को टारगेट कर रहे हैं, तो जो वोटर है लालू प्रसाद का, या पिछड़ा और अति पिछड़ा, मुस्लिम और पार्टिकुलरली जो यादव समाज है, वो उसको टारगेट कर रहे हैं, तो ये चीजें उन्हें नहीं सुहाती। दूसरा, जो उनका अपना जो जातीय पहचान है, अपर कास्ट की जो जातीय पहचान है, वो जातीय पहचान जिन जिन इलाकों में वो गए हैं, वहां पे वो पहचान अभी तक वो गढ़ नहीं पाए। तीसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो एक शब्द नहीं बोलते, और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे मणिपुर पे कुछ नहीं बोलेंगे, बॉब लिंचिंग पे कुछ नहीं बोलेंगे, नूह में जो हिंसा हुई उस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो इससे कम से कम एक समाज ऐसा समझ रहा है कि उनकी विचारधारा क्या हो सकती है। ऐसे में वो खुद को धीरे 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 लोग उन्हें भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में उनको परिभाषित कर देता है। इस परिभाषा की वजह से अगर वो मैदान में उतरते हैं, उनकी अगर ये पहचान विकसित होती चली जाती है, जो कि होती जा रही है, ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के बजाय वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाए। तब आप पूछ सकते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की उनकी रणनीति क्या है। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उससे बिल्कुल भिन्न है बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति आप जाति के बिना कर ही नहीं सकते। आपको अपनी जातीय पहचान होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी फैक्टर है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि 2005-2010 में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी साथ साथ होते हैं तो जीतते हैं। आपने देखा कि 2020 का चुनाव होता है विधानसभा का, तो नीतीश कुमार एक नायक की हैसियत रखते हैं 2010 तक, बहुत बड़ी फतह हासिल करते हैं। लेकिन 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ ही तकरार शुरू कर दिया अंदर रहकर, तो जो नीतीश कुमार 116 सीट लाते हैं वो 41 पे आके सिमट जाते हैं। तो नीतीश कुमार की मजबूरी यह है कि उनका जो कोई अपना जाति आधार है। प्रशांत किशोर जिस जाति समाज को बिलोंग करते हैं उसकी भी संख्या वैसी नहीं है, और दूसरी समस्या यह है कि उनकी जाति के लिए जो आम तौर पे या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या बचे कुचे कांग्रेस के साथ है। ऐसी स्थिति में वो जो राजनीतिक माहौल है उससे उनके लिए बहुत स्पेस नहीं बचता है। अब तीसरा जो एक फैक्टर, आपको याद होगा कि 2010 में नीतीश कुमार ने बिहारियत को, माने बिहारी होने के गर्व को भुनाने की कोशिश की।
और 2010 में जो उनकी जीत हुई थी उसमें बिहारियत की वजह से भी हुई, लेकिन उसी बिहार के होने के गौरव को बढ़ाने के लिए पहला जो पोर्शन था प्रशांत किशोर का 8 महीने से पहला जो 4 महीने का, उसमें उन्होंने जो प्रयोग किया वो बिहारियत का किया कि लोगों में बिहारी होने की भावना को प्रबल किया जाए और उस पहचान को लेकर के एक मजबूत पहचान बनाई जाए और एक लोगों को गुलबंद किया जाए। इसमें जब 4 महीने बीत गए तो प्रशांत किशोर को यह एहसास हो चुका कि इस पहचान से हमें कामयाबी नहीं मिलने वाली है। तब उन्होंने रणनीति बदली और जो दूसरा चरण उनकी यात्रा का जो दूसरा चरण शुरू होता है उसमें उन्होंने सीधे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को टारगेट करना शुरू, जो टारगेट करना शुरू किया तो उसके बाद देखने को यह मिला कि जब तक उन्होंने आरजेडी को टारगेट नहीं किया था और नीतीश को टारगेट नहीं किया था तो एक समर्थन मिलता हुआ दिख रहा था बिहारियत की वजह से, लेकिन जब वो सेकेंड फेज में आते हैं और टारगेट करते हैं तो कम से कम जो लालू नीतीश का जो समर्थक है वो उनसे दूर भागने लगता है, क्योंकि उनके टारगेट में उनके विरोध में जो एक खलनायक गढ़ने का जो उन्होंने कोशिश की वो खलनायकत्व जो है भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं दिखता। तो इस तरह से प्रशांत किशोर का जो तीसरा फेज होगा वो देखने को मिलेगा, उसमें पता चलेगा कि वो अपनी रणनीति में क्या बदलाव करते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कोई ऐसी पहचान नहीं बनाई। जी इरशादुल जी, एक तो धनंजय सर ने जो बात कही उस पर आपकी टिप्पणी, और दूसरा बात चूंकि हम ऐसे एक मुद्दे पर कर ही रहे हैं, चूंकि भाई इसलिए भी प्रशांत किशोर पर मुझे लगता है कि बात कर लेनी चाहिए कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से एक एक करके वो बिहार के नेताओं को लेकर के चैलेंज करते हैं कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, इनके अंदर तो ये कमियां हैं, इनके अंदर तो वो भावनाएं हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप जहां चल रहे हैं, जहां से चल करके आए हैं, उन जगहों की बात नहीं करते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री को लेकर सॉफ्ट रहते हैं, भाजपा को लेकर सॉफ्ट रहते हैं, भाजपा के नेताओं को लेकर सॉफ्ट रहते हैं। खैर ये अलग मुद्दा है। खबर ये भी आ रही है कि जो जो पार्टी बना रहे हैं उस पार्टी में वो जो है संरक्षक की भूमिका में रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर या अध्यक्ष के तौर पर जो है वो किसी मुस्लिम या दलित चेहरे को बैठाने की बात हो रही है और वो तलाश भी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, अनाउंस होना बाकी है। तो ये जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश हो रही है, तो फिर जब जातीयता के आधार पर ही चुनाव लड़ना है तो फिर आप 11 महीने से खाक छान के अलग अलग बता क्या रहे हैं कि हम बिहार को बदलने आए हैं और बिहार में जो है कुछ नया करने आए हैं, बिहार को अलग करेंगे और राजनीति को अलग करेंगे, नई सियासत लाएंगे, बताना क्या चाहते हैं जब आखिर घुमा फिरा के आप भी वहीं पर आ रहे हैं, जातीय समीकरण ही साध रहे हैं इरशादुल जी? देखिए जो जिस धारा की तरफ प्रशांत किशोर धीरे धीरे बह रहे हैं वो धारा अंततः कांग्रेस से होते हुए भारतीय जनता पार्टी के करीब उनको वो ले जाएगी। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा, बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण। आपने पप्पू यादव की राजनीति को देखा। पप्पू यादव जिस समाज से आते हैं लगभग 14% जनाधार बिहार में बताया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पप्पू यादव ने कोरोना के समय से लेकर के या उसके पहले पटना में बाढ़ आई थी उसमें जिस तरह से मानवीय संवेदना को पकड़ करके आम लोगों की सेवा की थी, और उसके बाद जब 2020 का चुनाव हुआ था तो पप्पू यादव कहीं नजर नहीं आए। वो यादव समाज को प्रभावित करने में बुरी तरह से असफल हो गए थे। न सिर्फ यादव समाज को प्रभावित करने में बल्कि अन्य समाज के लोगों के लिए, जो जैसे कोई अभी घटना घटती है, किसी समाज के किसी व्यक्ति की अगर कहीं दूर में भी हत्या हो जाती है तो सबसे पहला पहुंचने वाला शख्स पप्पू यादव होता है और उसके साथ दया भाव भाईचारा दिखाता है, और न सिर्फ दिखाता है बल्कि आर्थिक मदद भी पप्पू करते हैं। कहां चली जाती है पप्पू के समर्थन और सहानुभूति की सारे वोट कहां चले जाते हैं? अब आप आइए यादव के बाद कुशवाहा समाज को देखिए। पिछले 15 सालों से उपेंद्र कुशवाहा कभी इस दल, कभी उस दल, कभी जदयू, कभी आरसीपी, ये एनसीपी, तो कभी अपना दल बनाते हैं, लेकिन कोई पहचान उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान नहीं की। जबकि कुशवाहा बिरादरी की आबादी काफी बड़ी है और जब वो जदयू से अलग हो रहे थे तो उसके पहले 2 उपचुनाव हुए थे जिसमें कुशवाहा ने काफी मेहनत की थी और कुशवाहा का वोट वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ नहीं ला सके थे।
और तब उन्होंने एक बहुत ही सधा हुआ बयान दिया था कि नेता को अपने हिसाब से चलने के बजाय जनता के हिसाब से, वोटर के हिसाब से चलना चाहिए। उनको ये एहसास हो गया था कि कुशवाहा उनकी तरफ नहीं आ रहा है, तो उन्होंने रास्ता बदला था और वो भारतीय जनता पार्टी के करीब। तीसरा उदाहरण मैं देता हूं मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी लगभग 10-12 सालों से राजनीति में सक्रिय है, बहुत पैसा खर्च करते हैं, डायरेक्ट वो हेलीकॉप्टर से उतरे और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, तेजस्वी यादव के साथ रहे, और जब 2019 का चुनाव हुआ तो कोई एक वोट वो अपने साथ किसी के लिए नहीं दे पाए। तो जातीय चेतना में, जैसा कि अभी आपने कहा कि मुसलमान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए या दलित को बना दिया, आपको पता है कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 2020 में 5 सीटें लाई थी, और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान, फायर ब्रांड नेता है, बड़ी शानदार भाषण देते हैं, लोगों के दुख दर्द को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। 5 सीट लाने के बावजूद भी मुसलमानों के लीडर अभी तक अख्तरुल ईमान नहीं बन पाए। सीमांचल में मुसलमानों की आबादी है, ज्यादा है, कहीं 50%, कहीं 40%, तो 2-4-5 सीट लाए थे 2020। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर किसी जातीय धार्मिक पहचान को आधार बना करके मैदान में कूद जाते हैं और तुरंत हाथ के हाथ लोग आपको ले ले, इसकी गारंटी अभी तक तो नहीं दिखी, न तो पप्पू यादव की दिखी, न तो मुकेश सहनी की दिखी। तब प्रशांत किशोर की बात है। प्रशांत किशोर के लिए रास्ते बहुत कठिन है। बिल्कुल धनंजय जी ने बहुत सही कहा कि हम लोग अपना समय सब कुछ बर्बाद करते हैं। वो आदमी मीडिया का क्रिएट किया हुआ व्यक्ति है। आपको एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 2015 में वो नीतीश कुमार के साथ उन्होंने रणनीति बनाई। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार साथ मिलकर के लड़े। किसी को पता होना चाहिए कि इतनी मेहनत के बाद, कई 100 करोड़ के खर्च करने के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी, और तेजस्वी और लालू के पास कोई प्रशांत किशोर नहीं था, तो 2015 में लालू की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो क्यों नहीं नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ी सबसे बड़ी पार्टी बना पाए थे प्रशांत? प्रशांत एक क्रिएशन है मीडिया का, या उन्होंने मीडिया को मैनेज कर लिया जिस तरह से, या मीडिया में अच्छा लगने लगा, इस वजह से प्रशांत की ये भूमिका थी। अब प्रशांत किशोर मुझे कहीं से नहीं लगता कि बहुत बड़ा प्रभाव फिलहाल वो डाल पाने की स्थिति में है।